हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम केवीएस केंद्रीय विद्यालय के जो आगामी होने वाले इंटरव्यू है उसमें पूछे जाने वाले कुछ सवाल जवाब पे चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे सवाल रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है और ये भारत में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी के रूप में है। तो इसके बारे में जितने भी सवाल जवाब है, अधिकांश सवाल जवाब को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो आप इस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हर एक सवाल के साथ हम उसके जवाब को भी रखेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो पहले एचआरडी जो मिनिस्ट्री थी वो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है 2020 उसके लागू होने के बाद शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? तो देखिए, बीएड वाली जो पॉलिसी आई है, तो बीएड की जो पॉलिसी है, पहले अभी तक आप बीएड, क्योंकि अब जो सभी बीएड धारी हैं जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इससे पहले जो बीएड का था वो 2 वर्षीय था, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद था। अब क्या है, 2030 से तक ये 4 वर्षीय करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि जो भी विद्यार्थी 12वीं के बाद मतलब आफ्टर 12 बीएड कोर्स करना चाहते हैं वो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर सकते हैं। जबकि अगर वो स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड, जबकि एमए परा स्नातक जिसको बोलते हैं उसके उम्मीदवारों के लिए 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। तो आप फिर से समझ लीजिए, 4 वर्षीय किसके लिए होने जा रहा है? जो 12 करके जाएंगे, और जो ग्रेजुएशन करके जाएंगे उनके लिए 2 वर्ष का, और जो एमए करके जाएंगे उनके लिए 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। एमएड कोर्स को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो देखिए, 50% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब सकल शिक्षा अनुपात का मतलब समझिए, जैसे ही आप अभी तक क्या होता है कि ड्रॉप आउट रेशियो क्या होता था कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास 1 to 5 पढ़ रहे हैं किसी सरकारी स्कूल में, लेकिन वो 5th के बाद मिडिल स्कूल जो है माध्यमिक विद्यालय उसमें एडमिशन नहीं ले रहे। तो अगर मान लीजिए 100 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और 50 बच्चे माध्यमिक विद्यालय में गए, उससे ऊपर हाई स्कूल जो है उसमें 30 बच्चे गए, हाई स्कूल के बाद जो ग्रेजुएशन है उसको करने के लिए 10 बच्चे गए, और ग्रेजुएशन के बाद जो आगे की डिग्री है उच्च शिक्षा है उसके लिए 5 बच्चे गए। तो ये जो ड्रॉप आउट रेशियो चल रहा है उसका अनुपात बढ़ाने की जरूरत है कि जितने बच्चे नामांकन किए हैं प्राथमिक में उतने ही बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए 50% का अभी लक्ष्य रखा गया है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने ये किया था। भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वही जो प्रधानमंत्री उस समय थे, इंदिरा गांधी, उनके द्वारा पहली शिक्षा नीति की शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में, और इसको संशोधित किया गया था 1992 में, और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी द्वारा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और अभी जो शिक्षा नीति आई है भारत में, जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के मसौदा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अब इसके बारे में कुछ चीज जानिए, ये क्या था। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, यह भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1940 को हुआ था, और 1994 से 2003 तक इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसका इन्होंने नेतृत्व किया। अभी ये राजस्थान केंद्रीय विद्यालय और नीट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। जेएनयू के पूर्व चांसलर रहे हैं और कर्नाटक ज्ञान आयोग के ये सदस्य भी, अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत में पहले योजना आयोग जो था उसके ये पूर्व सदस्य भी,
और ये इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप सोच लीजिए कि मतलब ये कितने पढ़े लिखे थे। और कुछ बता देता हूँ इस मैटर में। 2015 में एक पूर्व कैबिनेट सचिव थे उस समय, टीएसआर सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी। और ये पहले तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पहली कमेटी 2015 में बनाई गई थी और जो उन्होंने मसौदा तैयार किया था, वो खारिज कर दिया गया था। फिर दूसरी कमेटी बनाई गई 2016 में और ये बनाई गई थी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी के द्वारा। और उन्होंने जो मसौदा बनाया, जो ड्राफ्ट बनाया, वो 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया। तो अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन थे और पहली कमेटी कब बनी, किनके अध्यक्षता में बनी। अब आता है कि ई शिक्षा नीति जो है, ई मतलब जो आज के समय में ई लर्निंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर से जो आप पढ़ाई करते हैं, 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है। तो जिस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है उसका नाम है NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। और यह एक अध्यादेश के तहत आया था। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि 2020 29 जुलाई 2020, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आंसर में 29 जुलाई 2020 होगी। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पे लागू किया गया? तो इससे पहले द्वितीय शिक्षा नीति थी जो 1986 में प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी के द्वारा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करके नई शिक्षा नीति 2020 आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून, जो आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके अंदर रखा गया है। तो 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तो अंग्रेजी। अब ये देखिए, जब आपसे कभी पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि एजुकेशन पॉलिसी की कुछ ड्रॉबैक्स बताइए जो आपके हिसाब से है, तो आप ऐसा नहीं कि पूरी कमियां खोजने लगना। एक ड्रॉबैक जो मतलब सब जगह दिख रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, वो है कि अंग्रेजी को आप 5 तक हटा दिए हैं। मतलब अगर बच्चा 6 में आता है, 6 में डायरेक्ट उसको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है उसके सामने, तो उसको एडॉप्ट करना, उसको सीखना उसके लिए एक टफ हो जाएगा। लेकिन वही अगर क्लास नर्सरी प्री स्कूल है, फिर 1 टू 5 है, वहां से अगर उसको इंग्लिश का नॉलेज आता जा रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश अडॉप्ट करना क्लास 6 में बहुत ईजी रहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है कि अंग्रेजी को हटा दिया गया क्लास 5 तक। तो अब ये एक ड्रॉबैक दिख रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा? अगर आप बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैं तो बांग्ला भाषा में होगी, अगर आप बिहार से हैं तो हिंदी में होगी। तो ये एक चीज रखा गया है। देखिए, ये एक फायदा है कि आपको मातृभाषा का नॉलेज होगा, लेकिन एक ड्रॉबैक जो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि एक ड्रॉबैक जो अंग्रेजी का है वो होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है कि सभी बच्चों जो 3 से 18 हैं उनको अच्छे से गुणवत्तापूर्ण, मतलब एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रदान करना है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। मैंने वही जो ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम्स बताई थी कि नहीं, जो बच्चा एडमिशन ले रहा है वो कम से कम माध्यमिक स्तर तक पूरी पढ़ाई करे, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी आई तो उस समय श्री रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे, मतलब एचआरडी मिनिस्टर को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया था, तो पहले शिक्षा मंत्री उस समय वो वही थे। अब धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% जीडीपी का देश का खर्च किया जाएगा शिक्षा पे, थोड़ा बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए ये जो अभी इस बार का जो बना है मतलब एजुकेशन शिक्षा नीति, इसमें हर तरह की चीज अलग-अलग ऐड की गई है। जैसे व्यावसायिक शिक्षा, जैसे वोकेशनल कोर्स, मेडिकल, लॉ एजुकेशन सब। तो एचईसीआई जो है, इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ सिट करती है, जिसमें जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये सब आ जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पे अब कौन सा पैटर्न होगा? तो अभी जो पैटर्न है 5+3+3+4, ये पैटर्न अभी इसमें लागू किया जा रहा है। अब ये 5+3+3+4, ये इसको बहुत सारे स्टेज में बांटा गया है। अब ये समझिए क्या है, पहले क्या था 10+2, अब नया आ गया 5+3+3+4। 5 मतलब 3 से 8 वर्ष के बच्चे जो 5 वर्ष के हैं, और ये प्री प्राइमरी में पढ़ेंगे। विद्यार्थी की उम्र होगी 6 से 8 वर्ष तक, और इसको पहला फाउंडेशन स्टेज भी कहा जा रहा है। उसके बाद आता है दूसरा जो +3 है, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, ये कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। इसमें बच्चे की उम्र होगी 8 से 11 वर्ष। तीसरा मिडिल, 3 वर्ष का ये भी है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इसमें 11 से 14 वर्ष। चौथा सेकेंडरी, इसमें 4 वर्ष, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12, और उम्र 14 से 18 वर्ष। तो ये 4 पार्ट में इसको बनाया गया है। जो फर्स्ट पार्ट था फाउंडेशन स्टेज, इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग रखा गया है। दूसरे में 3rd से 5, तीसरे में 6 से 8, और फिर 9 to 12, और बोर्ड 10th का बोर्ड हटा दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स के लिए मैंने बताया कि अब पूरी तरह से इस चीज पर फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को स्किल मिले, ये नहीं कि सीधा पढ़ाई किया जा रहा है। तो बच्चों को स्किल देने के लिए वोकेशनल कोर्स की शुरुआत की जा रही है। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो एनईपी में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी रिसर्च और अनुसंधान के लिए। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ बनाया जा रहा है? और ये एनईटीएफ जो बनाया जा रहा है, इसके लिए वर्चुअल लैब बनाया जाएगा। तो वर्चुअल लैब किसके लिए बनाया जाएगा? ई पाठ्यक्रम, बहुत सारे वर्चुअल लैब की स्थापना की जाती है। वर्चुअल लैब का मतलब होता है कि आप वहीं पे, आपको एक तो बुक मिल जाएंगी पूरी, आप जैसे अभी आप बुक डाउनलोड करते होंगे या कोई मटेरियल, सब आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल जो आप करते हैं, तो अभी प्रैक्टिकल क्या आता है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो आपको बहुत सारे के अभी तो 100% इंजीनियरिंग के कुछ पाठ्यक्रम को छोड़ दीजिए, सभी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लैब में जाने पड़ते हैं। लेकिन वर्चुअल लैब के बाद क्या होगा, आप कर रहे हैं लेकिन आप लैपटॉप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, और वो परफॉर्म हो रहा है, तो वो वर्चुअल लैब कहा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के फाउंडेशन माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बढ़ाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक ये लक्ष्य को पूरा करने का सोचा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य था, इसको एनएलएम बोला भी जाता था, 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्किंग नॉलेज देने के, वर्किंग लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए ये किया गया था कि आदमी शिक्षा, जो अनपढ़ है वो साइन कर ले, वो इसको इतना नॉलेज हो जाए कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स पढ़ सके। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1987, 1988 में। और ये एनपी 1986 के तहत शुरू किया गया एक शैक्षणिक योजना था। इसका उद्देश्य था भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता बढ़ाना, और इसे राजीव गांधी के शासन के द्वारा शासनकाल के समय किया गया था। और एक उद्देश्य और भी था कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं, जो लड़की हैं, उनको आकर्षित करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत सारे कारणों से, क्योंकि
संसाधन की अनुपलब्धता हुई, इसके कारण ये फेल कर गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई? 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना हुई। इग्नू इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985। इग्नू का मतलब अभी तक आप क्या जानते थे? इग्नू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था कि जब आप रेगुलर क्लास नहीं कर पाइएगा तो जिस पढ़ाई में लैब की जरूरत नहीं पड़ रही है उस सभी कोर्स इग्नू से होती थी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो देखिए याद रखिएगा, कर्नाटक नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया है? तो आपको पता है कि राजीव गांधी जी द्वारा जो दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी उसको संशोधन किया गया था 1992 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया, अभी आपको बताया भी था स्कूली शिक्षा के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने वाले किस इसके लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो NETF जो है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण के अनुसंधान करती है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1920 में स्थापना की गई थी और डिसॉल्व कर दिया गया था 1923 में। फिर इसको 1935 में रिवाइव किया गया और ये अभी तक चल रहा है, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, शिक्षा के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो पहली शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी के समय, 1986 राजीव गांधी के समय संशोधन हुआ 1992 में, और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो इस क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी है, आप उसको जान लो, एक बार सुन लो, तो इससे क्या होगा, आपको उसके बारे में पता चलता जाएगा। मानव संसाधन जो MHRD का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रखा गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कस्तूरी रंगन जो कमेटी बनी थी उसमें उसका गठन कब हुआ था? 2017 में 8 सदस्य थे और इस शिक्षा नीति को 4 भाग में बांटा गया है। आपको शिक्षा नीति का शिक्षा का स्वरूप बता दिए, 5+3+3+4। एमफिल का कोर्स समाप्त कर दिया गया है और कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। साथ में आपको चरण 3 चरण में जो पढ़ाई होगा वो भी बता दिया गया है, मतलब उम्र वाले में मैंने अभी आपको बताया है। जो बच्चा के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बच्चों के लिए किया जा रहा है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ये सब में। इसमें कुछ चीजें हैं कि कक्षा 3 से 5 की जो तैयारी है उसमें बच्चों को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान से जैसे सब्जेक्ट से परिचित कराया जाएगा। उसके बाद जो 3 साल जो है उसमें मध्य चरण जिसको बोलते हैं, कक्षा 6 से 8, उसमें बच्चों को ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग बनाना, ये सब काम जो चीन जैसे, जापान जैसे देशों में होता है वो किया जाएगा। शिक्षा का इस बार का उद्देश्य रखा गया है कि एक तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का निर्माण करना और दूसरा रोजगार की प्राप्ति। और ये हम आपके देश का एक कटु सत्य है, हमारे देश का एक कटु सत्य है कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो रोजगार परक नहीं, रोजगार परक मतलब जॉब ओरिएंटेड नहीं है। तो इसके लिए शिक्षा नीति पर फोकस रखा गया है कि लोगों को, बच्चों को पहले से ही ये चीज हर समय पता चलते जाए कि आपको किस चीज के लिए पढ़ाई करना है। एक चीज बहुत अच्छे रखा गया, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आपसे अगर पूछे जाएंगे कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है, तो इस बार रखा गया है कि कला वर्ग और जो आर्ट्स और साइंस के छात्रों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। आर्ट्स का कोई विद्यार्थी साइंस के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को बदला गया है। पहले साल के बाद सर्टिफिकेट आफ्टर 12, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में क्या किया जा रहा है? 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री। और 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसके बाद MA और बिना MPhil किए आप सीधा PhD कर सकते हैं।
साथ ही एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ किया गया है कि पूरे देश के लिए एक सिलेबस लागू किया जाएगा। ये सबसे ज़रूरी था। कंप्यूटर कोडिंग के बारे में आप जान गए, पेंटिंग और इंटर्नशिप आपको हर समय मिल सकता है। सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होंगे। पहले सालाना एग्ज़ाम होते थे, सेमेस्टर में 10th का बोर्ड ही गायब कर दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड आपका जो होगा उसमें आपकी गतिविधि जो एक्टिविटी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और लैंग्वेज जो बच्चों का के स्टेट का लैंग्वेज है वो लागू किया जाएगा। तो ये सब चीज़ है और जो मतलब व्यावसायिक शिक्षा जो बढ़ाया जाएगा ये भी है। और एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या है? यह एजुकेशन का सर्वोच्च आयोग है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके गठन में शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, आयोग के सदस्य होंगे, ये सब मिलके इसको बनाएंगे। तो ये सब था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेरे हिसाब से तो अधिकांश सवाल जवाब कवर कर लिया गया है और इसके पॉइंट्स आप याद रखिए कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आपसे ये हर बार इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। एक दो क्वेश्चंस पूछे इसमें से आ जाएंगे और आपको मेन पॉइंट्स पूछा जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाले कौन थे, पहली एजुकेशन पॉलिसी कब हुई, दूसरी कब हुई, दूसरी में संशोधन कौन हुआ, वो लागू कौन किए, अभी वाले में आपको क्या अच्छा चीज दिख रहा है और क्या बुरा चीज दिख रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके इस बार के करंट अफेयर वाले ये सेक्शन में या इवेंट जो इंटरव्यू होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी तरह आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके लिए फिर से केवीएस इंटरव्यू में के जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब या पॉइंट्स इंटरव्यू टिप्स लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।